हेलो बच्चों, कैसे हो? सुबह आज हमने फिजिक्स के कुछ इम्पोर्टेंट डिफिनीसन और कल नाइट में हम लोग ने केमिस्ट्री के कुछ इम्पोर्टेंट डिफिनीसन जो एग्जामिनेशन पर्पस से मुझे लगा कि वह आ सकता है। तो ऐसे ही केमिस्ट्री के कुछ टॉपिक्स और कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो मेरे अपने एक्सपीरियंस के आधार पर मैं बता सकता हूँ कि ये क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबली चांस है आपको एग्जामिनेशन में आने का। और अगर आप इसको कवर कर लेते हो, जो क्वेश्चंस मैं कराऊंगा अगर आप इसको केवल कवर कर लेते हो तो लगभग आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री के 90% सिलेबस आपके कवर हो जाएंगे। केवल जो मैं क्वेश्चंस कराने जा रहा हूँ इसके जब डेप्थ के सॉल्यूशन में जब इसके सॉल्यूशन में जब हम जाएंगे तो सारे चैप्टर का एक निचोड़ मैं उसमें बताऊंगा। तो आपका इससे दो बेनिफिट होगा। एक तो चैप्टर आपकी रिवाइज हो जाएगी। दूसरा, अगर डायरेक्ट शॉर्ट क्वेश्चन अगर टकरा गया तो आप सही सही पूरा आंसर लिख पाओगे। और मेरा प्रयास एक ही है, मैं फर्स्ट वीडियो में भी बोला और आज भी मैं बोल रहा हूँ कि मैं चाहूँगा कि आपका रिजल्ट अच्छा से अच्छा है। मेरी मेहनत सफल तभी होगी जब आपके नंबर्स में मेरे कारण से कुछ भी ग्रोथ हो, चाहे 2 नंबर का हो, चाहे 5 नंबर का हो, चाहे 10 नंबर का हो। और जो भी व्यूअर्स जो ऑनलाइन देख रहे हैं मुझे, उनसे रिक्वेस्ट एक ही चीज़ की है कि वह केवल चैट बॉक्स में जाकर हाय और हेलो कर दें। तो मुझसे ये मालूम चल जाएगा कि कौन कौन देख रहे हैं, तो मैं फिर उसी अनुसार से अपनी इम्प्रूवमेंट करता चला जाऊंगा। ठीक है, तो जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं वो हाय या हेलो कर दें। मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है? चलिए, तो स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो टोटल चैप्टर्स का, आप समझो कि यह एक निष्कर्ष है। और अगर यह क्वेश्चन अगर डायरेक्ट एग्जाम में आ गए, इसके भी चांसेस हैं, 80 to 90% चांस है ये क्वेश्चन आएंगे ही। अगर नहीं आए तो आप समझो कि जो मैं समझाऊंगा इस क्वेश्चन के अंदर वो डिस्कशन से आपके रिजल्ट आएंगे ही। हेलो राशि, गुड आफ्टरनून। आप लाइव सेशन को मिस मत करना। अभी 4 दिन समझो आपके लिए भी मेहनत की घड़ी और मेरे लिए भी है। मैं अच्छे अच्छे क्वेश्चंस, अच्छे अच्छे टॉपिक, देखो आप सेल्फ स्टडी से भी तैयारी कर सकते हो, या जैसे जहाँ पढ़ रहे हैं उससे भी लेकिन कॉन्फिडेंस तभी आ सकता है जब आपको लगेगा कि नहीं, ये क्वेश्चन मैं सॉल्व कर सकता हूँ, ये क्वेश्चन बाय नेचुरली मुझे आएगा। तो डिफिनीशन मैंने कल रात केमिस्ट्री का कराया था, उसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। आज सुबह फिजिक्स के सारे डिफिनीशन मैं कराया था, उसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में सबसे पहला जो चैप्टर है वह चैप्टर है आपका केमिकल रिएक्शन। बेसिकली यह चैप्टर डील करता है किसमें? रिएक्शन में। रिएक्शन का मतलब ही है कि जब कोई एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से मिला, मतलब 1+1 मिला तो कुछ ना कुछ रिजल्ट आएगा, उस रिजल्ट को हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं हम लोग? प्रोडक्ट। तो और ये टोटल प्रोसेस को जिसमें ये केमिकल चेंज होगा उसको हम लोग बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। क्या बोलते हैं हम लोग? केमिकल रिएक्शन। इसके बाद इसमें क्या होंगे? कुछ चेंजेज आएंगे, कुछ टाइप्स होंगे। तो पहला जो टाइप है वह है कॉम्बिनेशन, जिसमें जोड़ने मतलब एडिशन। दूसरा होगा डिकम्पोजिशन, जिसमें तोड़ने के लिए हम लोग क्या करते हैं? एनर्जी का अप्लाई करते हैं, मतलब हीट का यूज किए तो थर्मल, लाइट का यूज किए तो फोटोलाइटिक, इलेक्ट्रिसिटी का यूज किए तो इलेक्ट्रोलाइटिक। इसके बाद आता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसमें आपका हाईली रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस करेगा लिस्ट रिएक्टिव मेटल को। चौथा है आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसमें आपका एक्सचेंज ऑफ आयंस होगा, मतलब कंप्लीट ट्रांसफर एक से दूसरे में नहीं होगा। मतलब क्या है? एक दूसरे को अपना पॉजिटिव और निगेटिव वह
ट्रांसफर जब होगा तो उसको हम लोग कहेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट। इसी में आपका आ जाता है एक प्रिसिपिटेशन, जिसमें एक आपका इंसोल्यूबल सब्सटेंस बचता है। उसके बाद है न्यूट्रलाइजेशन, जिसमें आपका एसिड प्लस बेस मिलकर क्या बनाता है, साल्ट प्लस वाटर, और जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन। इसके बाद आता है आपका रेडॉक्स रिएक्शन, जिसमें आपका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ टेक प्लेस करेगा, मतलब सिमुल्टेनियसली ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस, दैट इज नोन एज रेडॉक्स रिएक्शन। इसी में आ जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट, तो याद रखिएगा। इसके बाद है आपका अप्लीकेशन। अप्लीकेशन में हमारे पास आता है कोरोजन और एसिडिटी। कोरोजन मतलब स्लोली ईटिंग अप ऑफ मेटल्स इन द प्रेजेंस ऑफ एयर एंड मॉइस्चर, मतलब वाटर प्रेजेंट होना चाहिए। अगर कोरोजन आयरन के केस में है तो उसको हम लोग बोलेंगे रस्टिंग, और रस्ट का फॉर्मूला होता है Fe2O3 XS2O। पूछेगा X क्या है, तो X क्या है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन अ साल्ट इज नोन एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। रेंसिडिटी क्या है, एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड वायल प्रेजेंट इन द फूड आइटम, मतलब फूड का सड़ जाना। घर में भी देखते हो, खाना अगर 2 दिन 4 दिन 10 दिन छोड़ दो तो उस पर क्या होता है, एक लेयर बन जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं वह सड़ गया, मतलब रेंसिडिटी। इसको बचाने का उपाय क्या क्या है, तो नाइट्रोजन पैक्ड मटेरियल जो हम लोग यूज करते हैं, जैसे कुरकुरे, लेज, ये सब सब में नाइट्रोजन गैस भरा हो। नाइट्रोजन क्या है, कटर है, किसका, ऑक्सीजन का। दूसरा रेफ्रिजरेटिंग। तो अब हम लोग क्वेश्चंस, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करते हैं। तो चलिए, और ये जितने क्वेश्चंस मैं करा रहा हूं केवल आप लोग अपने कॉपी पर प्रैक्टिस कर लेना, एक बार फिर से रिवाइज कर लेना कि आप बेटर से बेस्ट कर सको। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है, सुनिएगा। ए सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस एक्स, एक सॉल्यूशन है किसी एक्स सब्सटेंस का, मतलब कोई सब्सटेंस एक्स है, उसका सॉल्यूशन है जिसका यूज होता है व्हाइट वॉशिंग में। किसमें यूज होता है आपका, व्हाइट वॉशिंग में, घर में पेंट करने के काम आता है। तो इस एक्स का नाम बताइए और फॉर्मूला इसका बताइए। और इस एक्स को अगर वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं तो यह क्या बनाता है। एक सब्सटेंस एक्स है जिसका यूज होता है आपका घर में पेंट करने में, तो बता सकते हैं कौन सा सब्सटेंस है, एक्स क्या है, कोई बता सकते हैं। चलिए मैं बताता हूं, कैल्शियम ऑक्साइड, यह सब्सटेंस कौन सा है, कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको हम लोग बोलते हैं क्विक लाइम। कैल्शियम ऑक्साइड जिसको हम लोग बोलते हैं क्विक लाइम, जिसका यूज होता है व्हाइट वॉशिंग में। और जब क्विक लाइम CaO प्लस H2O जब मिलता है तो यह बनाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। वह सब्सटेंस कौन सा है जिसका यूज हम लोग करते हैं व्हाइट वॉशिंग में, किसमें यूज करते हैं आपका, व्हाइट वॉशिंग में। तो वह सब्सटेंस कौन सा है, तो याद रखिएगा वह सब्सटेंस है आपका कैल्शियम ऑक्साइड। और कैल्शियम ऑक्साइड का अगर रिएक्शन कराते हैं वाटर के साथ तो देखते होगे, जब भी चूना को जब पानी में डालते हैं तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, वहां से हीट क्या होगा, निकलेगा। और यही हीट जब निकलता है और कैल्शियम ऑक्साइड जब वाटर के साथ जब मिक्स होता है तो वह क्या बनाता है आपका, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनाता है आपका, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अब आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राइट वन इक्वेशन इच ऑफ द फॉलोइंग फॉर द डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो हम लोग जानते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन मतलब डिकम्पोज करना, मतलब टूटना। देखते हो जब किसी से दोस्ती करो तो जुड़ने में कोई एनर्जी नहीं लगता है, लेकिन जब दोस्ती ब्रेकअप होता है तो हर लोग जान जाता है। मतलब तोड़ने के लिए क्या लगाते हैं हम लोग, एनर्जी लगाते हैं। तो तोड़ने में
अब जैसे फेविक्विक है, उंगली तुम दो उंगली के बीच में फेविक्विक चिपका दो, कोई एनर्जी नहीं लगा चिपकाने में, जोड़ने में कोई एनर्जी, लेकिन हटाने में क्या होगा, आपको मेहनत करना पड़ जाएगा, या तो दोनों उंगली काटनी पड़ेगी, नहीं तो कोई दूसरा उपाय आपको देखना पड़ेगा, लेकिन एनर्जी यहाँ लगेगा। एनर्जी हम लोग केमिस्ट्री में क्या लगाते हैं, या तो हीट का यूज करेंगे, जब भी हीट का यूज करेंगे तो हम लोग बोलेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन। क्या बोलेंगे, थर्मल डिकम्पोजिशन। लाइट का यूज करेंगे तो उसका हम लोग बोलेंगे फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन, और इलेक्ट्रिसिटी का यूज करेंगे तो हम लोग बोलेंगे फोटोलाइटिक इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन कितने तरह के होंगे, 3 तरह के होंगे, थर्मल जिसमें हीट का यूज होगा, इलेक्ट्रोलाइटिक जिसमें इलेक्ट्रिसिटी का यूज होगा, फोटोलाइटिक जिसमें आपका लाइट का यूज होगा, सनलाइट का यूज होगा। और इसका एक एक एग्जाम्पल बोलेगा तो याद रखिएगा, जैसे CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, जब आप हीट का यूज करोगे तो यह बना देगा CaO प्लस CO2। AgCl2 सिल्वर क्लोराइड या सिल्वर ब्रोमाइड कुछ भी अगर आप लेते हो तो यह बना देगा Ag प्लस Cl2। या हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी आप ले सकते हो तो यह बना देगा H2 प्लस O2। हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्या बनाएगा, H2 प्लस O2, और इसमें भी लाइट का यूज होगा, तो इस रिएक्शन को कहेंगे हम लोग फोटोलाइटिक। इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग वाटर को जब इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस से जब पास आउट कराते हैं तो यह टूटेगा H2 प्लस O2, और यहाँ क्या हो जाएगा 2:1 का वॉल्यूम होगा। ये है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, याद रखना H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड, H2O वाटर, याद रखिएगा H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड और H2O क्या है, वाटर। ये 3 एग्जाम्पल याद ही रख लीजिएगा और ये 3 एग्जाम्पल रट लीजिएगा। इलेक्ट्रोलाइटिक में वाटर को ब्रेकआउट करते हैं, फोटोलाइटिक में सिल्वर क्लोराइड या सिल्वर ब्रोमाइड या सिल्वर आयोडाइड, और थर्मल में CaCO3 आपका क्या होगा CaO प्लस CO2। अब आते हैं नेक्स्ट, आते हैं, हमारा क्वेश्चन है यह कौन सा रिएक्शन है, A प्लस B मिलकर क्या बनाया C, A प्लस BC, यह हो गया AC प्लस B। उसके बाद है AB प्लस CD, यह क्या बना दिया AC, AD प्लस CB। उसके बाद है आपका A प्लस B2 प्लस, यह बनाया आपका A2 प्लस, अब प्लस क्या है B। उसके बाद है आपका A, यह दे दिया आपको और पूछ रहा है इसमें कि आप बताओ यह कौन सा रिएक्शन है। ये 5 रिएक्शन के टाइप्स आपको दे दिए। अब इसमें आपसे पूछ रहा है कि यह कौन सा रिएक्शन है, तो देखो A प्लस B मतलब 1 प्लस 1 मिलकर कितना बनाया 2 बनाया, 2 प्लस 2 4, 3 प्लस 3 6, तो A प्लस B मिलकर क्या बनाया C, मतलब जोड़ना। तो जोड़ने को हम लोग कहेंगे कॉम्बिनेशन, इसको हम लोग बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब देखिए A प्लस BC, इधर क्या हो गया AC प्लस B, मतलब A पर प्लस चार्ज, B पर प्लस चार्ज और C पर माइनस चार्ज। A ने 2 थप्पड़ लगाया B को और उससे क्या ले लिया C ले लिया, उससे क्या ले लिया C ले लिया, तो क्या बन गया A प्लस C माइनस, और B को लात मार के निकाल दिया। तो ऐसा तभी पॉसिबल है जब A जो होगा वह पावरफुल होगा किससे B से, मतलब A जो है हाईली रिएक्टिव होगा किससे B से। इस कंसेप्ट पर हम लोग बोल सकते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसमें आपका A प्लस और B माइनस, C प्लस और D माइनस। तो याद रखिए A को पसंद आ गया D, तो इसने D को अपने साथ ले लिया, फिर B को किसने ले लिया
सी ने ले लिया, तो सी प्लस और बी माइनस, मतलब एक्सचेंज हो गया, इसका माइनस इसको और इसका माइनस इसको। जहां भी एक्सचेंज होता है इसको हम लोग बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलेंगे? डबल डिस्प्लेसमेंट। अब क्या है, इसके पास इलेक्ट्रॉन देखिए, और यहां इसने गेन किया और इसने क्या किया, लूज किया। तो जहां भी गेन या लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा इसको हम लोग बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। क्या बोलेंगे हम लोग? रेडॉक्स रिएक्शन। अब देखिए ए जो है यह टूटा किस में, बी और सी में, तो टूटने को हम लोग क्या बोलेंगे, डिकम्पोजिशन। ठीक है, ये याद रखिएगा। जोड़ने को कॉम्बिनेशन, रिप्लेस करने को, दूसरे से लेने को हम लोग क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट। जिसमें आपका हाईली रिएक्टिव क्या करेगा, लिस्ट रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देगा। उसके बाद है जहां भी एक्सचेंज होगा, मतलब अल्टरनेटिंग होगा, मतलब एक दिया तो उससे दूसरा ले लिया। जहां भी एक्सचेंज ऑफ आयंस होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट, प्रिसिपिटेशन या न्यूट्रलाइजेशन, तीनों एक ही है। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब एक गेन किया तो दूसरा लूज किया, इसको हम लोग बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। जिसमें आपको ऑक्सीडेशन आता है, रिडक्शन आता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आता है और रिड्यूसिंग एजेंट आता है। और नेक्स्ट है आपका ए टूटा किस में, बी प्लस सी में, मतलब डिकम्पोज हुआ। डिकम्पोज का मतलब टूट गया, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, आ गया समझ में? अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब आप मिक्स करते हो लीड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड को, मतलब क्या है, लीड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड को जब आप मिक्स करते हो, तो पहला पूछ रहा है क्वेश्चन, व्हाट इज द कलर ऑफ द प्रिसिपिटेट फॉर्म, प्रिसिपिटेट का कलर क्या होगा, और वह कंपाउंड कौन सा है जो प्रिसिपिटेटेड होगा। दूसरा बैलेंस इक्वेशन लिखना है, क्या लिखना है, बैलेंस इक्वेशन लिखना है। और तीसरा है, इज दिस ऑल्सो अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो पहला क्वेश्चन है, लीड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड, मतलब PbNO3 का होल ट्वाइस प्लस पोटेशियम आयोडाइड, यह क्या बना देगा, PbI2 प्लस KNO3। ये आपका येलो कलर का होता है। कैसा कलर होगा, येलो, ये याद रखिएगा। और PbNO3 का होल ट्वाइस लीड नाइट्रेट प्लस पोटेशियम आयोडाइड, यह क्या बना दिया, लीड आयोडाइड, और प्लस क्या निकल गया, KNO, पोटेशियम नाइट्रेट आपका क्या हो गया, निकल गया। रुक जाइए, KNO, और यहां से क्या निकल गया, पोटेशियम नाइट्रेट। तो जब एक्सचेंज ऑफ आयंस हुआ, Pb ने लिया I और K ने लिया NO3, जब एक्सचेंज ऑफ आयंस होगा तो इसको हम लोग बोलेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और आपसे कलर पूछेगा तो कलर याद रखिएगा, PbI2 का कलर, लीड आयोडाइड का कलर कैसा होगा, येलो कलर का होगा। कैसा होगा आपका, येलो कलर का। ये जो रिएक्शन है इसको याद कर लेना कि लीड आयोडाइड कब फॉर्म होगा, जब आपका लीड नाइट्रेट पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन करेगा, तो यह क्या बनाएगा, लीड आयोडाइड प्लस पोटेशियम नाइट्रेट निकलेगा। जिसमें आपका एक्सचेंज ऑफ आयंस होगा, जहां भी एक्सचेंज ऑफ आयंस होगा इसको हम लोग बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या बोलेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेम टू इंपोर्टेंट कंपाउंड। आपको दो इंपोर्टेंट कंपाउंड बताने हैं जब आपका मैग्नीशियम रिबन एयर में बर्न होगा।
मैग्नीशियम रिबन आपका एयर में फॉर्म होगा, तो दो आपको बताने हैं, नेम टू इंपॉर्टेंट कंपाउंड फॉर्म व्हेन मैग्नीशियम रिबन इज बर्न्ट इन एयर। बता सकते हैं कोई? क्रिस बता सकते हैं? राशि आप बता सकते हैं? मैग्नीशियम रिबन को जब हम लोग एयर में जलाते हैं, बर्न कराते हैं, तो कौन सा दो कंपाउंड बनता है? कौन सा दो कंपाउंड बनता है, ये आप बता सकते हैं? एक बनेगा MgO, ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। दूसरा? क्वेश्चन सुन लीजिए। नेम टू इंपोर्टेंट कंपाउंड्स व्हेन मैग्नीशियम रिबन इज बर्न्ट इन एयर। मैग्नीशियम रिबन को हम लोग जब बर्न करेंगे तो दो कंपाउंड बनेगा, MgO तो बनेगा ही, दूसरा बताइए, दूसरा बताइए जल्दी। और भी जो व्यूअर्स देख रहे हैं आंसर बता सकते हैं। मैग्नीशियम ऑक्साइड तो होगा ही, दूसरा बताइए। देखो, एयर में दो चीज प्रेजेंट होती है, एक है आपका ऑक्सीजन और दूसरा इससे भी ज्यादा मात्रा में है आपका नाइट्रोजन। तो याद रखिएगा, MgO बनता है और Mg3N2 बनता है, मतलब मैग्नीशियम नाइट्राइड। ये लिख लो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। मैग्नीशियम रिबन जब आपका एयर में जलेगा, एयर में जब हम लोग बर्न करेंगे, तो कौन कौन दो कंपाउंड बनेंगे, तो याद रखना, एक MgO, अरे CO2 थोड़ी बना, मैग्नीशियम रिबन का प्रणव बात हो रही है। मैग्नीशियम रिबन को जलाएंगे तो कौन सा दो इंपॉर्टेंट कंपाउंड बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड नहीं लिखना है, मैग्नीशियम के बारे में लिखना है। मैग्नीशियम रिएक्ट कर रहा है, तो मैग्नीशियम करेगा ऑक्सीजन के साथ तो MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। और मैग्नीशियम जब नाइट्रोजन के साथ करेगा तो नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है? 3। मैग्नीशियम की कितनी होती है? 2। दोनों एक दूसरे से ट्रांसफर करके फार्मूला बनाया Mg3N2, जिसको हम लोग बोलते हैं मैग्नीशियम नाइट्राइड। क्या बोलते हैं? मैग्नीशियम नाइट्राइड। क्या बोलते हैं? मैग्नीशियम नाइट्राइड। याद रखिएगा, Mg3N2 और MgO, Mg3N2 और MgO। नेक्स्ट है, अगर इस मिक्सचर में अगर हम लोग क्या करते हैं कि पानी मिलाते हैं, क्या बनाते हैं? पानी मिलाते हैं, तो क्या बनेगा? MgO में वाटर अगर मिलाए तो यह क्या बनाएगा? और Mg3N2 प्लस H2O, तो यहां क्या बनाएगा? Mg आपका क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड जब वाटर के साथ होगा तो क्या बनाएगा? मैग्नीशियम नाइट्राइड जब वाटर के साथ होगा तो क्या बनाएगा? तो याद रखिएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड जब वाटर के साथ होगा तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और मैग्नीशियम नाइट्राइड जब वाटर के साथ होगा तो यह बनाएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस NH3। यही है अमोनिया। NH3 क्या करेगा? रिलीज करेगा। NH3 क्या करेगा? रिलीज करेगा। ठीक है, तो याद रखिएगा, आपसे पूछेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड या मैग्नीशियम रिबन को जब हम लोग एयर में जलाएंगे, क्या जलाएंगे? मैग्नीशियम रिबन को जब हम लोग एयर में जलाएंगे तो एयर में दो पार्टिकल मेन प्रेजेंट हैं, एक है ऑक्सीजन, दूसरा है आपका नाइट्रोजन। ऑक्सीजन के साथ जानते थे आप मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, लेकिन जैसे ही मैग्नीशियम नाइट्रोजन के साथ करेगा तो नाइट्रोजन की वैलेंसी होती है 3, नाइट्रोजन की वैलेंसी होती है 3, मैग्नीशियम का होता है 2। दोनों एक दूसरे से इलेक्ट्रॉन क्या किया? ट्रांसफर कर लिया। Mg का 2 और नाइट्रोजन का होता है वैलेंसी 3, दोनों एक दूसरे से ट्रांसफर कर लिया, तो ये क्या बना दिया? Mg3N2, जिसको हम लोग बोलते हैं मैग्नीशियम नाइट्राइड। जैसे देखो, अल्मुनियम वैलेंसी कितनी है? 3। ऑक्सीजन वैलेंसी कितनी है? 2। तो यह क्या बना दिया? Al2O3। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ।
आपको एक एलिमेंट का नाम बताना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको एक एलिमेंट का नाम बताना है जो Zn के साथ, किसके साथ, Zn के साथ रिएक्शन किया तो A प्लस क्या निकला, H2 गैस। HCl के साथ किया तो यह बनाया B प्लस H2O। और जब आपको एसिड के साथ किया CH3COOH तो यह बनाया C, अब प्लस क्या निकला, H2O। ऐसा एक एलिमेंट X बताना है आपको। X एक एलिमेंट बताना है, एक कंपाउंड बताना है जो Zn के साथ करेगा तो A विद द रिलीज ऑफ हाइड्रोजन गैस निकालेगा। क्या निकालेगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। अगर एसिड के साथ रिएक्शन किया तो B प्लस H2O, क्या है, B प्लस H2O मतलब वाटर रिलीज किया। जब एसिड के साथ रिएक्शन करेगा, इथेनोइक एसिड के साथ जब रिएक्शन किया तो भी वाटर निकाला। तो बताइए कौन सा एलिमेंट है, कौन सा कंपाउंड है जो X होगा। बता सकते हैं तो बताइए, गलत होगा कोई दिक्कत नहीं है, गलत ही बताइए, जो जानते हैं बताइए, कोई इसमें शर्माने की बात नहीं है। नहीं आएगा फिर हम हैं बताने के लिए। ट्राई कीजिए। प्रणव, राशि, क्रिस, हिया और भी जो व्यूअर्स देख रहे हैं अगर आंसर दे सकते हैं तो ट्राई कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, गलत होगा फिर सही होगा। पूछ रहा है कौन सा कंपाउंड है जो Zn के साथ रिएक्शन करेगा तो हाइड्रोजन गैस निकालेगा, HCl के साथ करेगा तो वाटर रिलीज करेगा, और कर इथेनोइक एसिड के साथ जब करेगा तो भी वाटर रिलीज करेगा। तो आपको बताना है X कौन सा है, A कौन सा है, B कौन सा है और C कौन सा है। बता सकते हैं तो बताइए। देखिए एक चीज समझिएगा, जब ये क्वेश्चन दिया तो हम इस पर दिमाग लगाएंगे कि ऐसा कौन है जो जिंक से मतलब रिएक्शन किया, इसका मतलब जिंक से जैसे ही रिएक्शन किया तो हाइड्रोजन को रिलीज कर दिया। किसको कर दिया, हाइड्रोजन गैस को रिलीज कर दिया। मतलब जिंक से रिएक्टिविटी सीरीज में क्या होगा, ऊपर होगा, नीचे वाले को तो बात हटाइए दो। अब हम दिमाग लगाते हैं, ऐसा कौन सा सब्सटेंस है जो एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो कुछ ना कुछ ऐसा बनाएगा जिसमें वाटर रिलीज होगा। तो याद रखो एक चीज, एसिड प्लस बेस ही मिलता है तो जाकर बनता है साल्ट प्लस वाटर। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये खेल था बचा हुआ जो बी के साथ था। बी मतलब है आपका साल्ट। कुछ अब यहां से हम निकालेंगे कि अब क्या हो सकता है। तो हम लोग यूज करते हैं तीसरा कि CH3COOH, मतलब यहां भी वाटर निकल रहा है, जरूर कहीं ना कहीं कोई ऐसा है, कोई ऐसा सब्सटेंस है जो रिएक्शन करेगा Zn के साथ, HCl के साथ और CH3COOH के साथ। तो याद रखिएगा एक ही चीज है, वह है आपका NaOH, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉस्टिक सोडा। जैसे ही NaOH को Zn से कराइएगा रिएक्शन तो यह बना देगा Na2ZnO2, सोडियम जिंकेट। क्या है, सोडियम जिंकेट। NaOH को HCl के साथ कराइएगा रिएक्शन तो यह क्या बना देगा, NaCl, अब प्लस क्या निकाल दिया, वाटर। तो बी सब्सटेंस कौन सा हो जाएगा, NaCl। इसका जब रिएक्शन कराएंगे CH3COOH के साथ तो यह क्या बना देगा, CH3COONA, मतलब सोडियम इथेनोएट। क्या है, सोडियम इथेनोएट। क्या है, सोडियम इथेनोएट। तो याद रखिएगा ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। वह कौन सा सब्सटेंस है, तो NaOH। कौन सा है, NaOH, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉस्टिक सोडा।
सर इस बार एग्जाम हार्ड होगा या नहीं, प्लीज बताइए। हार्ड तो नहीं होगा, आसान ही होगा। निश्चिंत रहो, रिलैक्स रहो, जैसी तैयारी होगी वैसा रिजल्ट आना है। बस अब तैयारी को थोड़ा सा एक डायरेक्शन दे दो कि क्या क्या पढ़े कि ज़्यादा नंबर आए। अब पढ़ने का समय साल भर आपका खत्म हो चुका है, अब है आपका लास्ट मोमेंट पर आप खड़े हो। यहाँ पर अगर आपसे वह क्वेश्चन टकराया, जो क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं, बोर्ड एग्जाम के बेसिस पर आप उसको हाई प्रायोरिटी दे सकते हो, वैसे क्वेश्चन का ही रिवीजन करें, वैसे क्वेश्चन को ही डिस्कस। अब नए टॉपिक्स के चक्कर में न फंसे। नया चीज कोई अगर कहे कि ये चीज पढ़े हो, कोई अगर कहे वो चीज पढ़े हो, मत सुनो दूसरों की बात। जो पढ़ रहे हो, जहां भी पढ़ रहे हो, जिनसे भी पढ़ रहे हो। जोमेमा सर, आपका शर्ट बहुत अच्छा है यार। चलो। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? जब आपका जिंक के साथ करेगा तो सोडियम जिंकेट बनाएगा, HCl के साथ करेगा तो सोडियम क्लोराइड बनाएगा, और इथेनोइक एसिड के साथ करेगा तो क्या बनाएगा? सोडियम इथेनोएट। तो पहला चैप्टर यहीं पर समाप्त करते हैं। फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन। याद रखना, केमिकल रिएक्शन में केवल आपके जो टॉपिक्स हैं वह है कॉम्बिनेशन मतलब जोड़ना, डिकम्पोजिशन मतलब तोड़ना। डिकम्पोजिशन में तीन तरह का एनर्जी अप्लाई करेंगे। हीट का यूज किए तो थर्मल, लाइट का यूज किए तो फोटोलाइटिक, इलेक्ट्रिसिटी का यूज किए तो इलेक्ट्रोलाइटिक। डिस्प्लेसमेंट मतलब हाईली रिएक्टिव, जब लिस्ट रिएक्टिव को डिस्प्लेस करेगा तो उसको हम लोग कहेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मींस एक्सचेंज ऑफ आयंस। क्या है? एक्सचेंज ऑफ आयंस। डबल डिस्प्लेसमेंट को ही हम लोग बोलेंगे प्रिसिपिटेशन, डबल डिस्प्लेसमेंट को ही हम लोग बोलेंगे न्यूट्रलाइजेशन। उसके बाद आता है रिडॉक्स रिएक्शन, जिसमें आपको आएगा ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है। उसके बाद आता है आपका अप्लीकेशन ऑफ रेडॉक्स, जिसमें आपका आता है कोरोजन और रेंसिडिटी। कोरोजन क्या है? कोरोजन आपको इसमें हम लोग कोरोजन में क्या करते हैं? स्लोली ईटिंग अप ऑफ मेटल्स इन द प्रेजेंस ऑफ। सर एक बार सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बताओ। देखो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या है समझना। जैसे क्लास में दो बेंच लगे हैं, आज सुबह भी मैंने बताया, इसको याद रखना एग्जाम पर्पज से। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कार्बन चैप्टर में है, लेकिन मैं बता देता हूं। दो रो में दो बेंच हैं, एक पर मेटल बैठा हुआ है और इसके साथ नन मेटल है, और इस पर भी मेटल है और इस पर क्या है? नन मेटल है। सर आए, ये सर ने क्या किया? इस नन मेटल को, निगेटिव चार्ज को इसके साथ और इसको इसके साथ। डिस्टर्ब कौन नहीं हुआ? तो ये डिस्टर्ब नहीं हुआ, ये डिस्टर्ब नहीं हुआ। मतलब हम रिप्लेस करेंगे लेकिन डिस्टरबेंस नहीं हो। मतलब यह जो प्लस चार्ज है इसको डिस्टरबेंस नहीं हुआ। ये क्या किया? अब इस माइनस के साथ बैठेगा, और ये क्या करेगा? अब इस माइनस के साथ बैठेगा। मतलब CH4 प्लस HCl। तो देखो, हाइड्रोजन इस क्लोरीन को देगा तो हाइड्रोजन क्या करेगा? एक इससे ले लेगा हाइड्रोजन। मतलब यह CH3Cl अब प्लस क्या हो जाएगा? H2। मतलब हाइड्रोजन अब कितना है? 3 और 1 4। कार्बन को कितना हाथ चाहिए था? 4 हाथ चाहिए था। कार्बन को कितना चाहिए था? 4 हाथ चाहिए था। तो 4 हाथ कैसे पूरेगा? तो 3 हाइड्रोजन H और यह क्या हो जाएगा? Cl। तो यह क्या हो गया? हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगा। और इसी रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है। हाँ, नन मेटल ही केवल डिस्प्लेस होगा। ठीक है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट, एसिड बेस एंड साल्ट। देखो, एसिड बेस एंड साल्ट में चार टॉपिक मेन है। पहला है कि एसिड और बेस को पहचानेंगे कैसे, तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं इंडिकेटर का। किसका यूज करते हैं? इंडिकेटर का। और दूसरा होता है इंडिकेटर
जिसमें आपका नेचुरल इंडिकेटर होगा और सिंथेटिक इंडिकेटर होगा। जो मैन मेड होगा उसको हम लोग बोलेंगे सिंथेटिक, जो नेचुरल होगा, जो गॉड गिफ्टेड है, जैसे लिटमस पेपर, वह हो जाएगा नेचुरल। फेनोल्फ्थलीन और मिथाइल ऑरेंज, ये याद रखिएगा, यह है सिंथेटिक। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कैरेक्टर ऑफ एसिड एंड बेस। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इसमें एसिड स्ट्रांग है या वीक है, बेस स्ट्रांग है या वीक है। उसके बाद हम लोग आ जाएंगे साल्ट पर। साल्ट में कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड है जो साल्ट से बनते हैं, उसको याद रखना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है साल्ट का। जो 5 मेन है उसमें वाशिंग सोडा पूछेगा ही इस साल, पिछले साल भी था आपका बेकिंग सोडा और ब्लीचिंग पाउडर, तो याद रखिएगा इस साल आपका वाशिंग सोडा और प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये 2 इंपॉर्टेंट हैं। वाश यूट्यूब शॉर्ट्स बनाने आता ही नहीं है यार, यही तो शर्ट पहने हुए हैं। एडिटिंग करने नहीं आता है, और नहीं तो शॉर्ट्स बनाने की जरूरत अभी नहीं है, कोई यूट्यूबर अभी नहीं बनना है मुझे। ठीक है, तो याद रखिएगा इस साल आप वाशिंग सोडा और प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसको याद रखिएगा। तो साल्ट जो है वह 5 तरह के हैं। पहला है कॉस्टिक सोडा, पहला क्या है कॉस्टिक, दूसरा है ब्लीचिंग, तीसरा है आपको बेकिंग सोडा, चौथा है आपको वॉशिंग सोडा, और पांचवा है आपको लास्ट प्लास्टर ऑफ पेरिस। देखो पांचों से एक एक नंबर का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पहले उसको हम लोग करते हैं। पहला पूछेगा कि कॉस्टिक सोडा को बनाने के लिए कौन सा एपरेटस यूज हुआ, कॉस्टिक सोडा को बनाने के लिए कौन सा एपरेटस यूज होगा। तो याद रखना कास्टनर एंड किल्नर सेल, कास्टनर एंड किल्नर सेल। इस चैप्टर से, इस टॉपिक से आपका ये क्वेश्चन, व्हाट इज द एपरेटस यूज्ड फॉर मेकिंग कॉस्टिक सोडा, तो याद रखिएगा कास्टनर एंड किल्नर सेल। उसके बाद ब्लीचिंग पाउडर में कौन सा एपरेटस यूज्ड हुआ, तो याद रखिएगा हम लोग यूज करते हैं हैजन क्लेवर प्लांट। कौन सा, हैजन क्लेवर प्लांट, कौन सा, हैजन क्लेवर प्लांट। उसके बाद कॉस्टिक सोडा को बनाने का प्रोसेस जो है, कॉस्टिक सोडा बनाने का जो प्रोसेस है उसको हम लोग बोलते हैं क्लोरो अल्कली। क्या बोलते हैं, क्लोरो अल्कली। क्या बोलेंगे हम लोग, क्लोरो अल्कली। उसके बाद ब्लीचिंग पाउडर हो गया, ब्लीचिंग पाउडर से हेजन क्लेवर प्लांट होगा। इसके बाद आते हैं बेकिंग सोडा और वॉशिंग सोडा में याद रखना सॉल्वे प्रोसेस पूछेगा। क्या पूछेगा, सॉल्वे प्रोसेस, या टर्म चेंज कर देगा तो बोलेगा एमोनिया सोडा प्रोसेस, एमोनिया सोडा प्रोसेस। इसमें क्या है, एक सोडा निकलता है और एक एमोनिया NH3 होता है, और इसी का यूज करके हम लोग बनाते हैं वॉशिंग सोडा। प्लास्टर ऑफ पेरिस में आपका पूछेगा डिफरेंस बिटवीन जिप्सम, डिफरेंस बिटवीन जिप्सम एंड प्लास्टर ऑफ पेरिस के वाटर मॉलिक्यूल के डिफरेंस को बताइए। तो याद रखिएगा 3/2, कितना, 3/2, कितना हो जाएगा, 3/2। ये याद रखिएगा। ये 5 साल्ट का केमिकल नेम, केमिकल फार्मूला, यूजेज, प्रॉपर्टीज और मैन्युफैक्चरिंग, ये केवल कर लेना। ये 4 से 5 मार्क्स के क्वेश्चन इस टॉपिक से आएंगे ही। इसके बाद आता है लास्ट हमारा पीएच। पीएच मतलब पावर, मतलब पोटेंस डी हाइड्रोजन, मतलब पावर ऑफ हाइड्रोजन। जब भी हम लोग वाटर को लेते हैं तो वाटर में क्या आता है, H+ और OH-, लेकिन पावर है किसका, हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन के पावर को ही हम लोग क्या करते हैं, लेते हैं। हाइड्रोजन के पावर, कुणाल नाम है, हर्ष मेरा नाम कुणाल है, पोटेशियम सर भी बुला सकते हो, पोटेशियम, यूरेनियम, नाइट्रोजन और अल्मीनियम, इसी से मिलकर बना कुणाल। ठीक है, चलो। तो पीएच हम लोग जनरली क्या करते हैं, हाइड्रोजन को काउंट करते हैं। तो जैसे ही हाइड्रोजन को काउंट करते हैं तो हाइड्रोजन का जब भी आपको पूछेगा तो 10⁻⁻7 होता है, और OH- का भी होता है 10⁻⁻7। तो आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर अगर आपसे चर्चा करेगा तो याद रखिएगा 10⁻⁻7 इंटू 10⁻⁻7 इक्वल टू कितना,
10⁻⁻14। और हाइड्रोजन का कितना है 10⁻⁻7। इसलिए न्यूट्रल का हम लोग लेते हैं pH 7। 7 से जैसे ही आप लेफ्ट की तरफ बढ़ोगे तो एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा और राइट की तरफ बढ़ोगे तो बेसिक कैरेक्टर आपका बढ़ेगा। ये था आपका पूरे चैप्टर का समरी। क्या है? ये था आपका पूरे चैप्टर का समरी। अब हम लोग आते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे और इस डिस्कशन को आप अपने कॉपी में नोट्स कर लेना, एक बार रिवाइज कर लेना, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है आपका, हाउ वुड यू डिस्टिंग्विश बिटवीन बेकिंग पाउडर एंड वॉशिंग सोडा? बेकिंग पाउडर और वॉशिंग सोडा बाय हीटिंग। बेकिंग पाउडर और वॉशिंग सोडा को कैसे आप हीट करोगे? बाय हीटिंग, मतलब बेकिंग पाउडर और बेकिंग और वॉशिंग सोडा, ये है आपका। और इसमें आपको बोल रहा है कि दोनों को हीट करना है। क्या करना है? आपको हीट करना। तो एक चीज याद रखना, बेकिंग सोडा हम लोग केक में मिलाते हैं तो बिटरनेस आता है। क्या आता है? बिटरनेस आता है। लेकिन इस बिटरनेस को हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा टार्टेरिक एसिड मिलाते हैं। जैसे ही बेस प्लस एसिड मिला तो उसमें साल्ट का फॉर्मेशन होगा और टेस्ट को क्या करेगा, न्यूट्रलाइज कर देता है। इसलिए घर के खाने में हम लोग बेकिंग सोडा ना यूज करके हम लोग बेकिंग पाउडर यूज करते हैं। तो दोनों का डिफरेंस याद रखिएगा। सोडा, बेकिंग सोडा मतलब वह बिटरनेस को देता है। बेकिंग पाउडर क्या है? जब बेकिंग सोडा में टार्टेरिक एसिड जब हम लोग मिलाते हैं, क्या करेंगे, जब बेकिंग सोडा में टार्टेरिक एसिड जब हम लोग मिलाएंगे तो वह हो जाएगा बेकिंग पाउडर। क्या हो जाएगा आपका? बेकिंग पाउडर। याद रखिएगा, बेकिंग सोडा प्लस टार्टेरिक एसिड क्यों मिलाते हैं? तो टेस्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए। इसलिए बेकिंग पाउडर यूज होता है केक बनाने में घर में, ना कि बेकिंग सोडा करते हैं। तो बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा दोनों का फिनोमिनन है आपका, जो मेन पार्टिकल्स है NaSCO3। जब इसको आप हीट करोगे तो क्या बना देगा? Na2CO3 प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, यह रिलीज करेगा। वॉशिंग सोडा को हीट करोगे मतलब सोडियम कार्बोनेट, यहां आ गया 10H2O, मतलब ये क्या है? 10H2O यहाँ क्या है? 10 क्या है? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्या है? 10 क्या है? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन अ साल्ट इज नोन एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। जैसे CuSO4 5H2O, 5 क्या है? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। याद रखिएगा, जिस साल्ट में पानी होगा उसको कहेंगे हाइड्रस साल्ट, जिस साल्ट में पानी नहीं होगा उसको कहेंगे एनहाइड्रस साल्ट। याद रखिएगा, जिप्सम को 100 डिग्री सेल्सियस तक जब हीट करते हैं तो आपको क्या आता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। लेकिन जिप्सम को जैसे ही 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर ले जाते हैं तो वह हो जाता है डेड बर्न्ट प्लास्टर। उसी तरह से जब Na2CO3 10H2O को जब हम लोग हीट करेंगे तो यह होगा Na2CO3 और 10 वाटर मॉलिक्यूल्स को रिलीज आउट कर देगा और यहीं पर बच जाएगा एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट। तो याद रखिएगा, बेकिंग पाउडर को हीट करेंगे तो क्या बनेगा? सोडियम कार्बोनेट विद द रिलीज ऑफ वाटर विद द रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। वॉशिंग सोडा को हीट करेंगे तो क्या होगा? सोडियम कार्बोनेट विद द रिलीज ऑफ 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। एक केस यहां और आता है, अगर आप इसको हीट किए, यह 9 मॉलिक्यूल्स पानी को छोड़ेगा, एक मॉलिक्यूल रख लेगा, ये क्वेश्चन आएगा। जब वॉशिंग सोडा को हमने हीट किया, क्या किया? वॉशिंग सोडा को हमने हीट किया और 9 मॉलिक्यूल्स पानी को हटा दिया, एक मॉलिक्यूल को उसने रख लिया। तो इसको याद रखिएगा, इसको हम लोग बोलते हैं इफ्लोरोसीन। ये पूछेगा, इसको हम लोग बोलेंगे इफ्लोरोसीन। और
अगर 10 मॉलिक्यूल्स को वाटर को दे दिया, मतलब अब वह जल गया, सूख गया, तो वह उसको हम लोग बोलेंगे एनहाइड्रस, एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट। अब याद रखना, बेकिंग पाउडर को हीट करेंगे तो आएगा सोडियम कार्बोनेट विद द रिलीज ऑफ वाटर विद द रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन जैसे ही वॉशिंग सोडा को हीट करेंगे तो दो प्रोसेस होगा। अगर 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर अगर हट जाता है तो बचेगा एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट। अगर एक मॉलिक्यूल रखकर 9 मॉलिक्यूल को डिस्प्लेस कर देता है तो उस प्रोसेस को बोलेंगे इफ्लोरोसीन। क्या बोलेंगे? इफ्लोरोसीन। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आपको बताना है कि केमिकल फार्मूला फॉर वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा का केमिकल फार्मूला बताइए। तो वॉशिंग सोडा का केमिकल फार्मूला क्या होता है? Na2CO3 10H2O। पहला क्वेश्चन है कि केमिकल फार्मूला बताइए वॉशिंग सोडा का, तो Na2CO3 10H2O। अब बोल रहा है कि कैसे हम बेकिंग सोडा से इसको निकाल लेंगे, कैसे हम बेकिंग सोडा से इसको लेंगे, कैसे आप बेकिंग सोडा से इसको ऑब्टेन कीजिएगा। तो बेकिंग सोडा का फार्मूला होता है NaHCO3। तो यह बनाता है आपको Na2CO3 प्लस आपको क्या होगा? वाटर। अब प्लस क्या हो जाएगा? CO2। यहीं पर आता है रिक्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस, मतलब पानी ऐड करना। मतलब हम यहाँ 10H2O ऐड किए तो यह बन जाएगा Na2CO3 10H2O। और इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं रिक्रिस्टलाइजेशन। क्या बोलेंगे? रिक्रिस्टलाइजेशन। जब बेकिंग सोडा को हीट किए तो क्या निकला? सोडियम कार्बोनेट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। और सोडियम कार्बोनेट में जब हमने पानी ऐड किया, कितना पानी ऐड किया? डेका, मतलब 10। तो यह बनाया सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। क्या बनाया? सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। फेनोल्फ्थलीन जो है वह इंडिकेटर है, सिंथेटिक इंडिकेटर है। ठीक है, मिथाइल ऑरेंज की तरह यह सिंथेटिक इंडिकेटर है जिसका यूज हम लोग करते हैं एसिड और बेस को पहचानने के लिए। ठीक है, अब हम लोग आते हैं NaSCO3 को जब हमने हीट किया तो Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2 और Na2CO3 10H2O, यह रिक्रिस्टलाइजेशन से बनेगा। किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन हो, अगर 1-to-1 सेशन भी लेना हो तो आप मेरे नंबर पर मैसेज डाल देना। और जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं, थोड़ा सा चैनल को अगर इच्छा हो, अगर आपको लगे कि नहीं साल्ट डाला जा सकता है, तो मेरे साथ रिएक्शन जैसे ही होगा तो आपका क्या बनेगा? साल्ट विद द रिलीज ऑफ वाटर। थोड़ा सा चैनल को क्या कीजिएगा? सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या है? अमाउंट ऑफ वाटर, नंबर ऑफ वाटर प्रेजेंट इन अ साल्ट। जैसे यहां देखो Na2CO3, इसमें पानी कितना मौजूद है? 10। मतलब वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितना हो गया? 10 हो गया। कितना हो गया? 10। हर्ष हो गया 10। तुम 10 सब्सक्राइब कर दो, 10 सब्सक्राइबर और शेयर कर दो। और हर्ष हो गया 10, मतलब डेका हो गया। ठीक है, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अब है राइट द केमिकल फार्मूला फॉर ब्लीचिंग पाउडर। केमिकल फार्मूला बताना है आपको ब्लीचिंग पाउडर का, और ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनता है, और इसका पर्पस पेपर फैक्ट्री में ब्लीचिंग वुड पल्प के काम आता है। किसके काम आता है? आपका वुड पल्प के काम आता है। तो पूछ रहा है क्वेश्चन, राइट द केमिकल फार्मूला फॉर ब्लीचिंग पाउडर। दूसरा, हाउ इज ब्लीचिंग पाउडर प्रिपेयर्ड। तो याद रखिएगा, ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराते हैं और यह बनाता है CaOCl2। और यह क्या बच जाएगा आपको?
H2O। और यही CaOCl2 जो है कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, इसको हम लोग बोलते हैं कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। और इसका यूज हम लोग करते हैं डिसइंफेक्टेंट में भी, इसका यूज हम लोग करते हैं फैक्ट्री में वुड पल्प को साफ करने के लिए भी। और यहीं पर एक क्वेश्चन आपसे पूछेगा, इस प्रोसेस के लिए जो एपरेटस यूज करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो याद रखना, हैजन क्लेवर प्लांट apparatus that is used for making ब्लीचिंग पाउडर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हैजन क्लेवर प्लांट। क्या बोलते हैं हम लोग? हैजन क्लेवर प्लांट। क्या बोलेंगे हम लोग? हैजन क्लेवर प्लांट। तो याद रखिएगा कि आपको जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब क्लोरीन के साथ जब रिएक्शन करता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब क्लोरीन के साथ रिएक्शन करता है तो वह बनाता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड विद द रिलीज ऑफ वाटर, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज, इसको, और इससे क्या निकलेगा? ब्लीचिंग पाउडर निकलेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। और जो प्लांट और जो एपरेटस यूज होता है उसको हम लोग बोलते हैं हैजन क्लेवर प्लांट। क्या बोलते हैं? हैजन क्लेवर प्लांट। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद है आपका, व्हाट इज द पीएच रेंज ऑफ एसिडिक एंड बेसिक सॉल्यूशन? क्या है? पीएच बताना है आपको एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन का। तो याद रखिएगा, पीएच हम लोग जो लेते हैं वह 7 लेते हैं न्यूट्रल के लिए। 7 से नीचे मतलब 0 और 7 के बीच में जो होगा, मतलब 0 तक जो जाएगा मतलब वह एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा। और इधर 14, 7 से लेकर 14 तक जो जाएगा मतलब जिसका 14 होगा उसको हम लोग कहेंगे स्ट्रॉन्ग बेस, बेसिक कैरेक्टर। तो आपको क्वेश्चन पूछा कि ए बी सी डी और ई, ए का दे दिया आपको 13, बी का दे दिया आपको 2, सी का दे दिया आपको 9, डी का दे दिया आपको 7, और आपको दे दिया 5। तो आपको बताना है कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है, कौन सा वीक एसिड है, कौन सा आपको स्ट्रॉन्ग बेस है, कौन सा आपको वीक बेस है, और कौन सा न्यूट्रल है। 5 सब्सटेंस है ABCDE, जिसमें आपको बताना है कौन सा आपको क्या है स्ट्रॉन्ग एसिड, कौन सा वीक एसिड, कौन सा स्ट्रॉन्ग बेस, कौन सा वीक बेस, और कौन सा न्यूट्रल। बता सकते हैं तो बताइए। भाई लाइट का रात में आज न्यूमेरिकल कराएंगे, उस समय लाइट का पूछ लेना यार, जो अभी पढ़ा रहे हैं उस पर करो ना। मालूम चला ना उधर के रहोगे ना इधर के रहोगे, ना मेटल बन पाओगे ना नॉन मेटल रहोगे, मेटल वाइड हो जाओगे। हर्ष, जो पढ़ा रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए। ये भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, लाइट का क्वेश्चन रात 9 बजे मैं न्यूमेरिकल केवल आज कराऊंगा, फार्मूला और न्यूमेरिकल। अगर आज का क्लास अगर आप मिस करते हैं रात को 9 बजे तो समझिए आपका 9 2 11 हो जाएगा। मतलब आपको 4 से 5 नंबर के न्यूमेरिकल्स जो आते हैं आप देखना, मैं जो दूंगा वो न्यूमेरिकल का कॉन्सेप्ट, वो न्यूमेरिकल बनाने के तरीके, उसको अगर आप कर लेते हो तो यह 4 से 5 नंबर जो आपके न्यूमेरिकल्स आते हैं, किस्मत आप लोग का अच्छा रहा तो 4 से 5 नंबर के आएंगे, किस्मत बहुत अच्छा रहा तो उससे ज़्यादा मार्क्स के आएंगे। तो इसलिए आज रात का क्लास मिस मत कीजिएगा। रात के 9 बजे याद रखिएगा, फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स मैं कराऊंगा और फार्मूला कराऊंगा, कहाँ से फार्मूला डिराइव हुआ और कहाँ से हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। इसलिए आज रात का क्लास मिस मत कीजिएगा, ठीक है? तो चलिए, ABCDE,
या ठीक है। ए क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस। बी क्या है? बी क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड। 9 क्या है? वीक बेस। 7 क्या है? न्यूट्रल। और 5 क्या है आपका? वीक एसिड। याद रखिएगा, इस पर पीएच पर इसी तरह का सवाल आएगा कि 5 सब्सटेंस दे देगा, कहेगा इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखिए या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखिए। तो याद रखना कि 13 मतलब स्ट्रॉन्ग बेस, 2 मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड, 9 मतलब वीक बेस, 7 मतलब न्यूट्रल और 5 मतलब वीक एसिड। तो याद रखना स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस जब मिलेगा, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस मिलेगा तो क्या होगा? वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस मिलेगा तो क्या होगा? और वीक एसिड प्लस वीक बेस मिलेगा तो क्या होगा? 4 तरह के साल्ट होंगे। पहला केस क्या है? जब आपका स्ट्रॉन्ग एसिड मिलेगा किससे? स्ट्रॉन्ग बेस से। तो याद रखिएगा न्यूट्रल साल्ट होगा। कैसा साल्ट होगा? न्यूट्रल। स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस मतलब एसिडिक साल्ट। वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस मतलब बेसिक साल्ट। और वीक एसिड प्लस वीक बेस ये हो जाएगा न्यूट्रल साल्ट। स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस न्यूट्रल, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस एसिडिक, वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस बेसिक, और वीक एसिड प्लस वीक बेस क्या हो जाएगा? न्यूट्रल साल्ट। ठीक है। तो अगर ये चीज समझ में आ गया हो तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं मेटल एंड नॉन मेटल के तरफ। देखो, मैं जो क्वेश्चन करा रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको मैं करा रहा हूँ। और पर डे ऐसा ही क्वेश्चन लाऊंगा, 5 से 10 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन। अगर इतना भी अगर आप कर लेते हो तो साल भर क्या आप पढ़े उसको देखने की जरूरत नहीं है। मैं जो करा रहा हूँ, मेरे जो लाइव वीडियो सेशन है, लाइव सेशन है, कल रात भी मैंने दिया था, केमिस्ट्री में डिफिनीशन कराया था, उसको एक बार देख लेना। उसके बाद सुबह जो आज मैंने फिजिक्स में डिफिनीशन कराया उसको भी रिवाइज कर लेना। और अभी जो मैं करा रहा हूँ इसको तो जरूर करना, क्योंकि ये पूरे चारों चैप्टर का एक समरी है। इससे आपको क्या होगा? रिवीजन करने में आसानी होगी। क्वेश्चन अगर मान के चलो वॉशिंग सोडा के बारे में पूछ दिया तो ठीक है, पूछा। अगर वो पूछ दिया केमिकल फार्मूला, वो भी मैंने बताया। अगर उसने पूछ दिया कि हीट करेंगे तो क्या होगा, तो वो भी मैंने बताया। अगर आपसे पूछ दिया केमिकल नेम बताइए, केमिकल फार्मूला बताइए, तो भी वो उसके अंदर इंक्लूड है। तो ठीक है, अब चलते हैं हम लोग मेटल एंड नॉन मेटल। थर्ड चैप्टर है हमारा मेटल एंड नॉन मेटल। देखो, पहला चैप्टर हम लोग किए जिसमें मेटल या एलिमेंट आपका क्या हुआ? रिएक्ट हुआ। सेकेंड चैप्टर जब हम लोग किए उसमें क्या था? एसिड हुआ। एसिड किसके कारण होता है? हाइड्रोजन के कारण। देखो, हाइड्रोजन जो है वो सबसे बड़ा खिलाड़ी है, मतलब इंटरनेशनल खिलाड़ी। पूरे एलिमेंट्स में हाइड्रोजन ही है। कैसे? सो देखो, हाइड्रोजन के लास्ट में है 1, मतलब 1 जिसके लास्ट में होता है वह होता है मेटल। लेकिन हाइड्रोजन अपने आप को क्या बोला? हम हैं नॉन मेटल। मतलब हाइड्रोजन क्या है? नॉन मेटल है। ठीक है, हाइड्रोजन क्या है आपका? नॉन मेटल है। लेकिन कैरेक्टर किसके जैसा है? इसका कैरेक्टर ढीला है। किसके जैसा? आपको मेटल जैसा। मतलब 1 इसके लास्ट में है तो होना चाहिए मेटल, लेकिन यह जबरदस्ती, मतलब समझो कि यह हीरो था। क्या था आपका? हीरो था, यह सनी देओल था। और यह पूरे एलिमेंट को एक साइड कर दिया, बोला कि रोल नंबर हम 1 रहेंगे तो 1 ही रहेंगे। तो पूरे केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा उत्पाती जो है, सबसे ज्यादा रिएक्टिव जो है, वह है हाइड्रोजन गैस। अगर अकेला हाइड्रोजन अगर छोड़ दिया जाए तो हाइड्रोजन बम बन जाता है, जो सबसे खतरनाक है। देखते हो, हाइड्रोजन का फिनोमिनन अलग है, ऑक्सीजन का फिनोमिनन अलग है, लेकिन जैसे ही दोनों मिलता है तो क्या बना देता है? अमृत बना देता है, जिसको हम लोग बोलते हैं वाटर। क्या बोलते हैं? वाटर। तो हाइड्रोजन जो है, यह क्या किया? एक्टिविटी सीरीज भी देखोगे तो पोटेशियम सबसे पहले मेरा नाम आता है, याद रखना। पोटेशियम का रोल नंबर है 19, 2881, मतलब हाईली रिएक्टिव मेटल।
तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल जो होता है उसको हम लोग सीरीज में लिखते हैं कैसे? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। लेकिन 10 तक पढ़ना हमें कहाँ तक है? पोटेशियम तक ही पढ़ना है, 20 तक ही पढ़ना है। तो याद रखिएगा सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन? पोटेशियम। उसके बाद आता है सोडियम, उसके बाद आता है कैल्शियम, उसके बाद आता है पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, अल्मुनियम, जिंक, आयरन, टीन, लीड, हाइड्रोजन। देखो फिर यहाँ हाइड्रोजन आ गया। हाइड्रोजन कहीं नहीं छोड़ रहा था, पूरे एलिमेंट को अलग छोड़ ही नहीं रहा था। हाइड्रोजन इतना उत्पाती था, रोल नंबर 1, मतलब मेटल होना चाहिए था, लेकिन यह देता नहीं। यह क्या करता है? लेता है। और लेने वाले को हम लोग बोलते हैं नन मेटल। क्या बोलते हैं? नन मेटल। लेकिन यह कहाँ आ गया? उसमें आ गया, एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स में। तो जब क्या हुआ, मीटिंग हुआ सारे एलिमेंट्स का कि नहीं ये हाइड्रोजन सरासर गलत कर रहा है, तो इसका सपोर्ट करने के लिए कोई ना कोई तो चाहिए। तो इसको सपोर्ट किया जो सबसे ज्यादा खतरनाक था, वह था कार्बन। कार्बन कहा कि भाई तू मेरे साथ आ जा। कार्बन ने क्या किया, उसको लेकर बाहर निकल गया, अलग अपना जंगल बना लिया, अलग अपनी केमिस्ट्री बना ली, जो 11-12 में आप पढ़ोगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और जो चौथा चैप्टर जो आएगा, हाइड्रोजन प्लस कार्बन, जिसको हम लोग बोलेंगे हाइड्रोकार्बन। क्या बोलेंगे? हाइड्रोकार्बन। और उसी को हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जो 11-12 में पढ़ोगे तो सिर के ऊपर से जाएगा, क्योंकि दोनों इसमें उत्पाती हैं, हाइड्रोजन का भी खेल और कार्बन का भी खेल। तो कार्बन क्या है? आपको 4 था, यह न 4 दे सकता था न यह 4 ले सकता था। यह हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे। अब कार्बन को हटाकर, हाइड्रोजन को हटाकर हम लोग जब आते हैं और सब एलिमेंट के बारे में पढ़ने, तो उस चैप्टर का नाम है मेटल एंड नन मेटल। तो मेटल एंड नन मेटल, देखो एक पर प्लस दूसरे पर माइनस, तो हमने पहले भी आपको कहा है। देखो हाइड्रोजन एक्टिविटी सीरीज में क्यों है, या हाइड्रोजन जबरदस्ती हर जगह है, ये बात समझ लो। बहुत सारा हाइड्रोजन के साथ खेल हो गया था, यह इंटरनेशनल खिलाड़ी था, खिलाड़ियों का खिलाड़ी था। यह जबरदस्ती हाइड्रोजन आ गया। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं भाई? हम लड़ाई तो नहीं कर सकते हैं। तो हाइड्रोजन समझ लो कि यह अकेला अगर किसी के उस पर चला गया, अगर किसी देश पर अगर यह गिर गया, तो मतलब वह देश नाश हो गया। मतलब इतना खतरनाक है हाइड्रोजन। तो इसलिए हाइड्रोजन का चर्चा छोड़ो, हम लोग मेटल एंड नन मेटल में आते हैं। तो देखो एलिमेंट का जब डिस्कवरी हुआ, तो कुछ एलिमेंट्स ने क्या किया? डोनेट किया। तो कुछ एलिमेंट्स ने क्या किया? एक्सेप्ट किया। मतलब डोनर और एक्सेप्टर। तो डोनर जो होगा उस पर होता है पॉजिटिव चार्ज। क्या होता है? डोनर मतलब पॉजिटिव चार्ज, और एक्सेप्टर मतलब निगेटिव चार्ज। एक्सेप्टर मतलब निगेटिव चार्ज। तो नेचर में आपको क्या हुआ? प्लस और माइनस। यह है मेटल, यह है नॉन मेटल। तो जो इसका किंग था, पूरे एलिमेंट का जो किंग था, उसने कहा कि सुनो दोनों अलग अलग रहेगा। क्या रहेगा? दोनों अलग अलग रहेगा। जैसे स्कूल में क्या होता है, बॉयज को अलग बैठा दिया जाता है, गर्ल्स को अलग बैठा दिया जाता है। उसी तरीके से एलिमेंट्स का जो गुरु था, एलिमेंट्स का जो हेड था, उसने कहा कि नहीं, मेटल जो होगा वह अलग रहो, नन मेटल जो है वह अलग रहो, दोनों एक साइड मिक्स मत हो। ठीक है? तो इस दोनों को अब दोस्ती होना शुरू हो गया। भाई दोस्ती होगा तो कुछ ना कुछ तो बनेगा। तो ये दोनों अपने में दोस्ती कैसे करेगा? तो फोर्स लगाएगा, ये इस पर फोर्स लगाया, ये इस पर फोर्स लगाया। और आज के डेट में भी देखते हो, मैरिज क्या है? एक बॉन्ड है। नहीं बोलते हैं कि अब उसकी शादी हो गई, अब वह स्टेबल हो गया। मतलब क्या है? मैरिज क्या है? एक बॉन्ड है। उसी तरह से केमिस्ट्री में क्या है? बॉन्ड है। बॉन्ड मतलब दोनों को जोड़ने वाला। तो बॉन्ड आपको दो तरह के होंगे। एक होगा आयनिक बॉन्ड, मतलब इलेक्ट्रोवैलेंट, जिसमें आपका कंप्लीट ट्रांसफर होगा। मतलब अरेंज मैरिज जिसको आप लोग बोलोगे, वह है आपको इलेक्ट्रोवैलेंट या आयनिक बॉन्ड। इसमें आपका कंप्लीट ट्रांसफर है, एक दहेज देता है तो दूसरा दहेज क्या करता है? लेता है। तो इसको हम लोग बोलेंगे कंप्लीट ट्रांसफर। और जहां पर लव मैरिज होता है, जहां पर म्यूचुअल शेयरिंग है, मतलब ना कोई देता है ना कोई लेता है, दोनों के अंडरस्टैंडिंग से जो बॉन्ड बनती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोवैलेंट। क्या बोलते हैं? कोवैलेंट। इसलिए कोवैलेंट देखते हो, आपका लो मेल्टिंग पॉइंट होगा, लो बॉइलिंग पॉइंट होगा। लेकिन आयनिक बॉन्ड जो है
और इलेक्ट्रोवैलेंट जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है। वह क्या है आपका, ज़्यादा रिएक्टिव है। तो याद रखिएगा बॉन्ड दो तरह के होंगे, एक आयनिक बॉन्ड, दूसरा होगा कोवैलेंट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड मतलब कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ आयंस, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ आयंस, उसको हम लोग बोलेंगे आयनिक बॉन्ड। और शेयरिंग होगा जहां पर म्यूचुअल शेयरिंग होगा उसको हम लोग बोलेंगे कोवैलेंट। क्या बोलेंगे हम लोग, कोवैलेंट कंपाउंड या कोवैलेंट बॉन्ड। अब हम लोग आते हैं इसमें, जैसे ही आयनिक बॉन्ड बना तो अब हुआ मेटल निकला, तो निकला कहाँ से, मेटल की डिस्कवरी हुई तो हुई कहाँ से। तो ज्यादातर मेटल अल्कलाइन अर्थ मेटल भी एक ग्रुप आता है, सेकेंड ग्रुप पीरियोडिक टेबल में। मिनरल अर्थ में से हम लोग क्या किए, मिनरल निकालना शुरू किए। जब मिनरल निकाले तो जिस मिनरल से ओर निकला उसको हम, मेटल निकला उसको हम लोग क्या बोले, ओर। क्या बोले, ओर। और इसमें तीन प्रोसेस होते हैं ओर से प्योर मेटल निकालने का। पहला प्रोसेस होगा कंसंट्रेशन, जिसके लिए हम लोग यूज करते हैं आपको फ्रॉथ फ्लोटेशन, ग्रेविटी सेपरेशन और आपका मैग्नेटिक सेपरेशन। उसके बाद होता है इनरिचमेंट ऑफ द ओर, जिसमें हम लोग यूज करते हैं रोस्टिंग का, कैल्सिनेशन का। रोस्टिंग मतलब सल्फाइड ओर, कैल्सिनेशन मतलब कार्बोनेट ओर। उसके बाद इससे भी ज्यादा थोड़ा सा और लेवल जब बढ़ गया तो हम लोग कार्बन के साथ भी यूज कराते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट का यूज करते हैं ऑक्साइड से निकालने के लिए, जिसको हम लोग बोलते हैं स्मेल्टिंग। क्या बोलते हैं, स्मेल्टिंग। उसके बाद अल्मुनियम का भी यूज करते हैं एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, जिसको हम लोग बोलते हैं एल्यूमिनोथर्मी। क्या बोलते हैं, एल्यूमिनोथर्मी। इसके बाद आता है रिफाइनिंग प्रोसेस। क्या आता है आपका, रिफाइनिंग प्रोसेस, रिफाइनिंग ऑफ इम्प्योर मेटल। लेकिन जो मेटल्स हाईली रिएक्टिव सीरीज में है, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, ये सब क्या है, डायरेक्ट आपका रिफाइनिंग होता है और डायरेक्ट यह एक्सट्रैक्शन होता है बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस। इसके बाद आता है आपका एलॉय। एलॉय क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ मेटल एंड मेटल। मेटल एंड नॉन मेटल, नॉन मेटल और नॉन मेटल नहीं होता है, मेटल एंड मेटल, मेटल एंड नॉन मेटल। एलॉय आपको तीन तरह के होंगे, एक फेरस एलॉय, दूसरा होगा नॉन फेरस एलॉय, तीसरा होगा एमालगम। पहला क्या होगा, फेरस, जिसमें आयरन मेन होगा, आयरन फादर होगा। दूसरा होगा नॉन फेरस, आयरन छोड़कर कोई भी हो, जैसे ब्रास ले लो, ब्रॉन्ज ले लो, उसमें आयरन नहीं होता है तो उसको हम लोग बोलेंगे नॉन फेरस। और तीसरा है एमालगम, जिसमें मरकरी मेन होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं सोडियम एमालगम, पोटेशियम एमालगम। तो मेटल चैप्टर और नॉन मेटल में हम लोग को बस इतना ही पढ़ना है, मैंने एक समरी दे दिया। अब कुछ क्वेश्चंस जो इसके इंपॉर्टेंट है उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। इसके बाद लास्ट जो हमारा बचेगा वह बचेगा कार्बन। ठीक है, चलिए। अब क्वेश्चन जो है, पहला है कि आपको आयरन आर्टिकल्स आर गैल्वेनाइज्ड, आयरन आर्टिकल्स को गैल्वेनाइज क्यों किया। तो गैल्वेनाइजेशन का मतलब है जिंक से प्लेटिंग करना, जिंक से क्या करना, प्लेटिंग कर देना, पेंट कर देना, उसको हम लोग कहते हैं गैल्वेनाइजेशन। और यहाँ याद रखिएगा जिंक इज मोर रिएक्टिव देन आयरन, इसलिए हम लोग आयरन पार्टिकल्स को क्या करते हैं, या आयरन के आर्टिकल्स को हम लोग क्या करते हैं, गैल्वेनाइज्ड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, metals like Na, K, Ca, Mg are never found in their free state। फ्री स्टेट में क्यों नहीं पाया जाता है, तो फ्री स्टेट में इसलिए नहीं पाया जाता है कि यह हाईली रिएक्टिव मेटल जैसे ही बाहर निकलेगा, जैसे ही हवा में आएगा तो यह क्या करेगा, आग लगा देगा। क्या लगा देगा आपको, आग लगा देगा। ठीक है, तो याद रखिएगा जितने भी हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं, चाहे वह पोटेशियम हो, चाहे वह सोडियम हो, चाहे वह कैल्शियम हो, यह क्या करता है, आपको एयर में जैसे ही आएगा यह आग लगा देगा। इसलिए हम लोग इसको फ्री स्टेट में नहीं रखते हैं। पोटेशियम और सोडियम को केरोसिन ऑयल के अंदर हम लोग क्या करते हैं, सेफ रखते हैं, स्टोर करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव द रिएक्शन इन्वॉल्व ड्यूरिंग द एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक फ्रॉम इट्स ओर। तो आपको करना है रोस्टिंग ऑफ जिंक ओर, दूसरा करना है
कैल्सिनेशन ऑफ जिंक और हमने पहले ही कहा रोस्टिंग जो है वह आता है किसके लिए, आपको सल्फाइड ओर के लिए। तो जिंक सल्फाइड एक ओर है जिसमें हम लोग ZnS प्लस O2 यह क्या बना देगा, ZnO प्लस SO2 सल्फर डाइऑक्साइड क्या होगा, रिलीज कर देगा। और कैल्सिनेशन जैसे ही करते हैं तो ZnCO3 तो यह क्या बना देगा, ZnO प्लस CO2। ZnO जो आया, अगर ZnO को कार्बन से अगर कराते हैं, जिस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं स्मेल्टिंग, तो यह बना देगा Zn प्लस कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगा, रिलीज कर देगा। फिर हम इसको क्या करेंगे, बैलेंस कर देंगे। तो याद रखिएगा जैसे ही कार्बन का यूज करेंगे एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, एज अ रिड्यूसिंग एजेंट टू एक्सट्रैक्ट मेटल फ्रॉम देयर मेटल ऑक्साइड, इस प्रोसेस को हम लोग कहेंगे स्मेल्टिंग। याद रखिएगा स्मेल्टिंग के लिए गैंग जो होता है, मतलब इम्प्योरिटीज जो होता है, उसमें हम लोग एक लिक्विड मिलाते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं फ्लक्स। क्या बोलते हैं, फ्लक्स। और गैंग प्लस फ्लक्स वो बनाता है स्लैग। क्या बनाता है आपको, स्लैग। याद रखिएगा गैंग मतलब इम्प्योरिटीज, इसमें एक लिक्विड मिलाए वह है फ्लक्स, और यह क्या बना देगा, स्लैग। कार्बन का यूज करेंगे एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, तो इस प्रोसेस को कहेंगे स्मेल्टिंग। क्या कहेंगे, स्मेल्टिंग। अगर अल्युमिनियम का यूज करेंगे एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, तो इसको हम लोग कहेंगे एल्यूमिनोथर्मी। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सौर्य गुप्ता, सब PW देख रहे हैं, इधर कोई नहीं है। बात सही है, PW देखिए, देखिए PW। ठीक है, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सौरभ गुप्ता देखिए, देखिए PW ही देखिए। वाटर एलॉय क्या है, वाटर एलॉय, तो एलॉय क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ मेटल एंड मेटल या मेटल एंड नॉन मेटल। उसके बाद आपसे पूछ रहा है व्हाट, व्हेन आर द एलॉय कॉल्ड एमालगम। एलॉय को एमालगम कब कहेंगे, जब एलॉय में मरकरी आपका एक पार्टिकल होगा, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होगा, मरकरी आपका क्या होगा, मेन होगा। तो ऐसे एलॉय को हम लोग क्या बोलेंगे, एमालगम। क्या बोलेंगे, एमालगम। तो इसका एग्जाम्पल याद रखिएगा, सोडियम एमालगम और पोटेशियम एमालगम। क्या होगा, सोडियम एमालगम और पोटेशियम एमालगम। नेक्स्ट है गिव टू एग्जाम्पल ऑफ एलॉय यूजिंग कॉपर एज वन ऑफ द कंस्टिट्यूएंट। तो याद रखिएगा ब्रास और दूसरा होगा ब्रॉन्ज, जिसमें कॉपर मेन होता है। एक में कॉपर होगा 80% इसमें, और इसमें ब्रॉन्ज में होता है कॉपर आपका 90%। इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे नॉन फेरस एलॉय। तो ब्रास और ब्रॉन्ज याद रखिएगा। जैसे सोल्डर, सोल्डर में क्या होता है, टीन 50% और लीड 50%। तो सोल्डर जिसमें कॉपर का भी यूज नहीं होता है, जिसमें आपका टीन लीड दोनों होगा 50-50, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सोल्डर। क्या बोलते हैं, सोल्डर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट, और इस चैप्टर का ये लास्ट है आपका। एक एलिमेंट है जो बनाता है A2O3। क्या बनाता है आपका, A2O3, जिसका नेचर है आपका एसिडिक। कैसा नेचर है आपका, एसिडिक। तो यह मेटल है या नॉन मेटल, यह मेटल है या नॉन मेटल। तो याद रखना मेटल का जो ऑक्साइड होता है वह बेसिक नेचर का होता है। कैसा होता है आपका, बेसिक नेचर का।
और नन मेटल का जो ऑक्साइड होता है वह होता है आपका एसिडिक नेचर का। तो मतलब ए जो है वह क्या है, नन मेटल। ठीक है, ए क्या है आपका, नन मेटल। ए क्या है आपका, नन मेटल। ए क्या है आपका, नन मेटल। याद रखिएगा, मेटल जब भी आपका ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो बनाएगा मेटल ऑक्साइड। क्या बनाएगा आपका, मेटल ऑक्साइड। और मेटल ऑक्साइड क्या होता है आपका, बेसिक नेचर का होता है। और नन मेटल ऑक्साइड आपका क्या होता है, एसिडिक नेचर का होता है। जैसे हाइड्रोजन प्लस कार्बन जब आपका बनता है, जब वह ऑक्साइड बनाता है जो एसिडिक हम लोग बोलते हैं नेचर का, जिसको हम लोग बोलते हैं कार्बोनिक एसिड। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बोनिक एसिड। ठीक है, तो मेटल नॉन मेटल हम लोग यहीं पर एंडिंग करते हैं। इसके बाद हम लोग आते हैं लास्ट चैप्टर जो है कार्बन। इस चैप्टर में हम लोग, कार्बन के चैप्टर में हम लोग क्या करेंगे, तो पहला जो हमारा है प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन, जैसे कैटनेशन। उसके बाद आता है एलोट्रॉप्स। क्या आता है, क्या है, एलोट्रॉप्स। उसके बाद है आपका सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। उसके बाद आपको आता है फंक्शनल ग्रुप। उसके बाद आपको आता है इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड। और लास्ट में हमारा आता है सोप एंड डिटर्जेंट। तो ये मेनली 5 टॉपिक है। और इस चैप्टर से आपको जो मैं डिफिनीशन बताने जा रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार आप रिवीजन कर लीजिएगा, घर पर एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, मैं बस पानी पी लिया, तब तक आप लोग देखो। देखिए, तो पहला क्वेश्चन है आपका कार्बन से, एक्सप्लेन द गिवन रिएक्शन। पहला है हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। क्या है आपका, हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। हाइड्रोजनेशन रिएक्शन का यूज हम लोग क्या करते हैं कि वेजिटेबल ऑयल से वेजिटेबल घी में जब कन्वर्ट करते हैं, उसमें हम लोग क्या करते हैं कि आपका हाइड्रोजन गैस H2 हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं। क्या करते हैं, H2 हम लोग ऐड कर, जैसे ही हाइड्रोजन ऐड करने की बात होगी, जैसे ही आपका हाइड्रोजन ऐड करने की बात होगी, उस प्रोसेस को हम लोग कहेंगे हाइड्रोजनेशन। मतलब क्या है, इथीन प्लस H2 यह क्या बना देगा, इथेन। इथीन में जैसे ही आपका क्या किए, हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन जोड़े तो यह क्या बन गया, इथेन। इथाइन में जैसे ही हम लोग 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन जोड़े तो ये क्या बना देगा, इथेन। तो ऐसे रिएक्शन में जिसमें आपका हाइड्रोजन ऐड होगा, इसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजनेशन। और इस पूरे रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं एडिशन रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल या प्लेडियम एज कैटालिस्ट। निकल और प्लेडियम का यूज करेंगे एज अ कैटालिस्ट एट 443 केल्विन। तो याद रखिएगा, इथीन और आपका क्या है, इथाइन, इसमें हाइड्रोजन की कमी है। देखो, इथाइन में C2H2 और इथीन में C2H4। जैसे ही 2 हाइड्रोजन जोड़ोगे तो यह क्या हो जाएगा, C2H6। इसमें 4 हाइड्रोजन जोड़ोगे तो 2 दूना 4, तो क्या आ गया, C2H6। मतलब अल्कीन में हाइड्रोजन जोड़ेंगे तो बनेगा अल्केन, और अल्काइन में हाइड्रोजन जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, अल्केन। मतलब डबल बॉन्ड में हाइड्रोजन जोड़ेंगे तो सिंगल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड में हाइड्रोजन जोड़ेंगे तो यह क्या बन जाएगा, सिंगल बॉन्ड। और हाइड्रोजन जोड़ने को हम लोग क्या कहेंगे, हाइड्रोजनेशन। और ऐसे रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं
एडिशन रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं अब हम लोग स्टरीफिकेशन रिएक्शन। तो याद रखिएगा स्टरीफिकेशन क्या है, जब आपका इथेनोइक एसिड इथेनॉल से रिएक्शन करेगा। क्या करेगा? इथेनोइक एसिड जब आपका इथेनॉल से रिएक्शन करेगा, मतलब CH3 C डबल बॉन्ड OH इथेनोइक एसिड इथेनॉल से, मतलब इथेनॉल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? CH3 CH2 OH क्या हो जाएगा? इथेनॉल और इथेनोइक एसिड जब आपका रिएक्शन करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्क H2SO4, तो इसका हाइड्रोजन और इसका हाइड्रोक्साइड ये निकल जाएगा। तो क्या बन जाएगा? CH3 C डबल बॉन्ड O, और इधर से क्या बच जाएगा? O CH2 CH3। इसको यहां से उल्टा लिखेंगे, इधर से यह सीधा चलेगा, और इसको हम लोग बोलते हैं ईस्टर। क्या बोलते हैं? ईस्टर। और ये क्या निकल जाएगा? वाटर। क्या निकल जाएगा आपको? वाटर। तो याद रखिएगा, जब भी आपको इथेनोइक एसिड इथेनॉल के साथ रिएक्शन करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्क H2SO4, किसके प्रेजेंस में? कॉन्क H2SO4 के प्रेजेंस में, तो ये क्या निकलेगा आपको? इथाइल इथेनोएट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ईस्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ईस्टर। विद द रिलीज ऑफ वाटर, विद द रिलीज ऑफ वाटर, उसको हम लोग बोलेंगे क्या? आपको इथेन स्टरीफिकेशन रिएक्शन। और स्टरीफिकेशन का उल्टा क्या होता है? सेपोनिफिकेशन। क्या होता है उल्टा? सेपोनिफिकेशन, जिसमें ईस्टर प्लस वाटर मिलता है, और यहां पर यूज होगा डाइल्यूट H2SO4 का। किसका यूज होगा? डाइल्यूट H2SO4 का। तो फिर ओरिजिनल प्रोडक्ट देगा। तो ओरिजिनल प्रोडक्ट क्या है? इथेनोइक एसिड और इथेनॉल। क्या देगा? इथेनोइक एसिड और इथेनॉल। सेपोनिफिकेशन रिवर्स है किसका? स्टरीफिकेशन का। याद रखिएगा, सेपोनिफिकेशन रिवर्स है किसका? आपको स्टरीफिकेशन का। तो स्टरीफिकेशन रिएक्शन क्या है? जब भी आपका कार्बोक्सिलिक एसिड अल्कोहल के साथ, मतलब इथेनॉल के साथ इथेनोइक एसिड जब मिला, तो इथेनॉल का H लेंगे और इथेनोइक एसिड का OH लेंगे, तो बनेगा इथाइल इथेनोएट विद द रिलीज ऑफ वाटर, एंड दिस रिएक्शन इज नोन एज स्टरीफिकेशन। और ईस्टर क्या है? स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड है। तो याद रखिएगा, जब इथेनोइक एसिड प्लस इथेनॉल, उसमें हम लोग कंसंट्रेटेड H2SO4 लेते हैं, और जब रिवर्स करते हैं तो उसमें हम लोग लेते हैं डाइल्यूट H2SO4। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका क्वेश्चन है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिए हुए दो कंपाउंड का C4H8 और दूसरा दे दिया है C3H8। तो पूछ रहा है कि इसमें से कौन है जो एडिशन रिएक्शन दिखाएगा, मतलब इसमें से कौन है जो एडिशन रिएक्शन दिखाएगा। तो देखो, याद रखना, इसको हम लोग बोलते हैं अल्केन। क्या बोलते हैं? अल्केन। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अल्कीन। कमी किस में है? तो कमी अल्कीन में है। तो अल्कीन में जैसे ही हम लोग हाइड्रोजन जोड़ेंगे तो वह क्या बन जाएगा? अल्केन बनाएगा। तो एडिशन रिएक्शन कौन शो कर रहा है? एडिशन रिएक्शन कौन शो कर रहा है? तो अल्कीन शो कर रहा है, मतलब C4H8 अंडरगोज एडिशन रिएक्शन। ये आंसर हम लोग लिखेंगे। याद रखिएगा, अगर आपको क्वेश्चन दे दे C5H10 C6H14 C8H14, बताइए इसमें कौन है जो एडिशन रिएक्शन शो करेगा। तो देखना, अल्केन को छोड़कर C6H14, मतलब दुगुना जोड़ 2, 6 गुने 2 12 जोड़ 2 14, तो यह एडिशन रिएक्शन शो नहीं करेगा। लेकिन अल्कीन जो होगा, मतलब 5 दूना 10 दुगुना, और दुगुना -2 मतलब अल्काइन, ये दोनों एडिशन रिएक्शन शो करेगा। और इसमें हम लोग क्या जोड़ेंगे? हाइड्रोजन जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे हम लोग? हाइड्रोजन। क्या जोड़ेंगे हम लोग? हाइड्रोजन। और इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं एडिशन रिएक्शन। तो याद रखना, अल्कीन और अल्काइन
में जब हम लोग हाइड्रोजन जोड़ते हैं तो वह क्या होता है, आपका निकल और प्लेटिनम के एज अ कैटालिस्ट यूज करके हम लोग बनाते हैं अल्केन ग्रुप, और उसको हम लोग बोलते हैं एडिशन रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, आपको बोल रहा है क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको बताना है कि इथेनॉल को कॉन्क H2SO4, इथेनॉल को मतलब इथेनॉल CH3 सी, इथेनॉल का क्या हो जाएगा, C2H5OH, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इथेनॉल, मतलब 3 4 1 5, और ये क्या आ गया, OH। तो इथेनॉल को अब आपको क्या करना है, हीट करना है, किसके प्रेजेंस में, कॉन्क H2SO4 के प्रेजेंस में, किसके प्रेजेंस में, कॉन्क H2SO4 के प्रेजेंस में। तो क्या बनेगा, इथेनॉल को हीट करना है, क्या करना है, इथेनॉल को हीट करना है। हेलो सर जी, क्रिक इंसान, हेलो, आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि इथेनॉल को जब आप कॉन्क H2SO4 में जब आप हीट करोगे तो क्या बनेगा। तो याद रखना, इथेनॉल को जब हम लोग कॉन्क H2SO4 में जब आपका हीट करेंगे, मतलब कॉन्क H2SO4 यहाँ पर डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम करेगा, किसका काम करेगा, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। क्यों, क्योंकि यह पानी क्या करेगा, रिलीज करेगा, तो यह बनाएगा इथीन, क्या बना देगा, इथीन विद द रिलीज ऑफ वाटर। इसलिए जो पानी निकालता है उस एजेंट को हम लोग बोलते हैं डिहाइड्रेटिंग एजेंट, और इस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे डिहाइड्रेशन। मतलब वाटर मॉलिक्यूल्स क्या हो गया, रिलीज हो गया, तो इसको हम लोग बोलेंगे डिहाइड्रेशन। और कॉन्क H2SO4 यहां पर क्या है, अल्कलाइन, जो बेस अल्कलाइन अर्थ मेटल। देखिए, जिसका मेटल ऑक्साइड, वैसे मेटल जो आपको क्या होता है कि इजिली अवेलेबल है, जैसे मैग्नीशियम हो गया, तो ये सब आपका अल्कलाइन अर्थ मेटल होता है। और अल्कली क्या है, जो बेस वाटर सोलुबल होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अल्कली। ठीक है, तो अल्कलाइन याद रखिएगा, जो भी मेटल्स जो इजिली अवेलेबल है हमारे अर्थ पे, जैसे मैग्नीशियम, तो ये सब होता है अल्कलाइन अर्थ मेटल। ठीक है, तो याद रखना कि आपका इथेनॉल जब कॉन्क H2SO4 एज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट यूज होता है तो वह बनता है इथीन विद द रिलीज ऑफ वाटर, और ऐसे रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं डिहाइड्रेशन। और यहां पर कॉन्क H2SO4 क्या है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। ठीक है, और अब हम लोग करते हैं लास्ट क्वेश्चन कार्बन का। फिर आज नाइट में 9 बजे मैं न्यूमेरिकल्स लेकर आऊंगा फिजिक्स का, उसको हम लोग करेंगे। आज का नाइट का जो न्यूमेरिकल्स जो मैं बताने जाऊंगा, जो मैं फार्मूला बताऊंगा, लाइट से लेकर, ऑप्टिक्स से लेकर, रिफ्रैक्शन से लेकर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से लेकर, ह्यूमन आई के कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, पावर के कुछ न्यूमेरिकल्स हैं। उसके बाद आपको इलेक्ट्रिसिटी में जैसे ही आते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी में आपका जो भी न्यूमेरिकल्स हैं इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। बायो मुझे नहीं आता है, बायो मुझे खुद हार्ड लगा, आज तक कभी मुझे नहीं समझ में आया, तो मैं दूसरे को क्या समझाऊं, इसलिए बायो मैं पढ़ाता नहीं हूँ। फिजिक्स केमिस्ट्री थोड़ा बहुत आता है, मैथ्स थोड़ा बहुत आता है, फिर मैं मैथ्स के लाइव सेशन में आऊँगा। थोड़ा थोड़ा मुझे केवल फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ आता है, इसलिए फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ मैं पढ़ा रहा हूँ, बता रहा हूँ। ठीक है, तो जहाँ भी गलती हो गुस्साइएगा नहीं, गाली मत दीजिएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं, 4 एलिमेंट है PQRS। पी का दे दिया आपको 2 और 6, क्यू का दे दिया 2 8 1, ये है 2 8 7, और यह है 2 8 8।
ठीक है। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि इसमें से कौन ऐसा है जो कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा। पूछ रहा है कि इसमें से कौन ऐसा है जो कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा। तो मैंने पहले ही कहा है, देखो पहले ही मैं बता रहा हूं, देखो जब अपनी मर्जी से तुम देखोगे सोसाइटी में, जब शादी होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लव मैरिज बोलते हैं। लव मैरिज हमेशा क्या होता है, वीक होता है। अरेंज मैरिज जहां पर कंप्लीट ट्रांसफर होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड। तो हमेशा रिएक्शन होगा मेटल और नॉन मेटल के बीच में। किस में, आयनिक में, इलेक्ट्रोवैलेंट में। कार्बन वाले केस में क्या है, नन मेटल के साथ खेलेगा। नन मेटल के साथ क्या करेगा, आपको बॉन्ड बनाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं कोवैलेंट। या जनरली क्या होता है, वीक होता है। तो इसमें हमको देखना है कि मेटल और नॉन मेटल क्या है। अब जैसे देखो, जिसके अंत में 8 है और 2 होगा, पहला सेल में 2, उसके बाद दूसरे सेल से 8, मतलब तुम्हारे घर के बगल में कोई भैया हैं, या कोई तुम्हारे घर के बगल का कोई स्कूल का दोस्त, वह पढ़ाई करता है, तुम्हारी मम्मी क्या बोलती है कि देखो उसके जैसा बनो। क्या है, उसके जैसा बनो। वो देखते हो दिन रात पढ़ता है। भैया अगर बगल वाले भैया अगर आईएएस बन गए, तब तो समझो कि तुम्हारा जीना हराम है। तुम खेल भी नहीं सकते हो, मम्मी पापा सब लोग टॉर्चर करेंगे, कहेंगे कि देखो उसके जैसा बनो। मतलब स्टेबिलिटी आना। सोसाइटी में स्टेबल कैसे माना जाता है हमारे सोसाइटी में, आपके सोसाइटी में स्टेबिलिटी किसको माना जाता है, जो लड़का बदमाश होता है। देखते हो जो लड़का क्या करता है, पढ़ता नहीं है लिखता नहीं है, तो उसको स्टेबल करने के लिए क्या करते हैं उसके पेरेंट्स, कहते हैं कि अब इसकी मैरिज करा दिया जाए, मतलब यह अब स्टेबल हो गया, मतलब स्टेबिलिटी की तरफ चला गया। इसी तरह से जब एलिमेंट्स डिस्कवर हुए, तो कुछ एलिमेंट्स जो थे जिसके फर्स्ट सेल में 2 था और लास्ट सेल में 8 थे, मतलब 2 और 8 जिसके लास्ट में होगा, उसको हम लोग बोले स्टेबल। मतलब यह अब शादीशुदा है, यह रिएक्शन अब करेगा नहीं। इसको 2 थप्पड़ मारो फिर भी रिएक्शन शो नहीं करेगा, क्योंकि इसके साथ क्या है, परिवार है। तो मतलब लास्ट ग्रुप जो है पीरियोडिक टेबल का 18वां ग्रुप, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन। कौन कौन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन। यह क्या था, स्टेबल था। मतलब यह नोबल एलिमेंट्स थे, मतलब यह इनर्ट गैस था। अब क्या है, सारे खेल अब इसी को देखा देखी होने लगा। जो हीलियम के बगल में है वह चाह रहा था हीलियम जैसा बनना, जो नियॉन के बगल में है वह चाह रहा था नियॉन जैसा बनना, जो हीलियम नियॉन आर्गॉन, जो आर्गॉन के बगल में है वह चाह रहा था आर्गॉन जैसा बनना। तो सोसाइटी में क्या है, देखा देखी ही सब चीज होता है। अब जैसे 11th में अभी तुम लोग जाओगे, 10th में जो बच्चे का मैथ्स कमजोर है या साइंस कमजोर है, फिर भी वह क्या करेगा, आईआईटी का तैयारी करेगा, नीट का तैयारी करेगा। क्यों, क्योंकि उसके बगल वाले भी क्या कर रहे हैं, आईआईटी का तैयारी कर। अगर उसके निगेटिव फ्रेंड और पॉजिटिव फ्रेंड दोनों अगर आईआईटी की तैयारी करने चले, मालूम चला कि वह कोटा जा रहा है, तो साथे साथे कोटा चला जाएगा और वहां जाकर क्या करेगा, केमिकल बॉन्ड बनाएगा, केमिकल रिएक्शन शो करेगा। मतलब हमारे सोसाइटी में क्या है कि देखा देखी ही सारा चीज, ज्यादातर भीड़ का हिस्सा ही बने रहते हैं। तो उसी तरह से एलिमेंट्स में भी हुआ, कोई आज की बात नहीं है, ये एलिमेंट्स के भी खेल में यही हुआ। हीलियम को देखकर दिल पिघला, किसका, हाइड्रोजन का पिघला, लिथियम का पिघला, बेरिलियम का पिघला, बोरोन का पिघला। कार्बन बेचारा डमरू की तरह न हीलियम का रहा वो, और न वह नियॉन का रहा। इसलिए न कार्बन 4 देता था न 4 लेता था। इसलिए कार्बन ने फंसाया किसको, जाल में अपने, हाइड्रोजन को। और हाइड्रोजन को क्या किया, कहा कि दोस्त हम तुम मेरे साथ रहो, हम तुमको 4 रूम किराए पर देंगे। मतलब कार्बन हमेशा हाइड्रोजन के साथ 4 रूम में रहता था, मतलब 4 कमरे थे उसके पास है। इसलिए हमेशा कार्बन जो है वह हाइड्रोजन कितने लेता है, तो 4 हाइड्रोजन के साथ जुड़ता है। और जैसे ही 4 के साथ जुड़ा, तो इसका मन भर गया चारों से। उसके बाद इसने बोला कि नहीं, अब एक हाइड्रोजन घर खाली करो। जैसे ही एक हाइड्रोजन खाली हुआ, तो मतलब CH3, तो एक जगह तो इसको खाली था ना, कार्बन का तो 4 हाथ, एक हाथ तो अब खाली हो गया। इस हाथ के जगह पर जो आएगा उसको किराया देना होगा। कार्बन ने बोला कि उसको अब रेंट देना होगा। तो बोला कि कौन आएगा, तो सबको लालच था कि हाइड्रोजन जाके रहा कार्बन के साथ, वहां ऐश मौज किया, तो चलो हम भी चलते हैं। इसके देखा देखी गया कौन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन।
जैसे ही ये चारों गया तो ये कहा कि हम प्रीफिक्स बन के रहेंगे। जैसे मेरा नाम मान के चलो कुणाल है, मेरे बाद जो नाम टाइटल लगेगा, जैसे कुणाल राज हो गया, तो राज क्या है? सफिक्स। मिस्टर कुणाल जो है, मिस्टर क्या है? प्रीफिक्स। तो याद रखिएगा, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, फ्लोरो, ये सब क्या? प्रीफिक्स। इसका मतलब ब्रोमो हेक्सेन, ब्रोमो इथेन, क्लोरो पेंटेन, ये बनना शुरू हो गया। लेकिन कुछ जो थे वो क्या हुआ कि सफिक्स बना। जैसे अल्कोहल, ओ एच जुड़ेगा तो अल्कोहल, सी एच ओ जुड़ेगा तो अल्डिहाइड, सी डबल बॉन्ड ओ होगा तो केटोन, और कार्बोक्सिलिक एसिड कब होगा? जब सी डबल ओ एच जुड़ेगा। मतलब याद रखिएगा, अल्कोहल, केटोन, अल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड, ये क्या है? आपका सफिक्स। और आइडो, ब्रोमो, फ्लोरो, क्लोरो, ये क्या है? आपका प्रीफिक्स। तो इसके जगह पर जो आएगा उसको हम लोग बोले फंक्शनल ग्रुप। अब देखिए, तो 6 है, मतलब इसको 2 चाहिए। क्या है? 2 चाहिए किसके जैसा बनने के लिए? तो नियॉन जैसा। तो चाहिए मतलब नन मेटल। नन मेटल ये है, एक है लास्ट में, मतलब यह है मेटल, तो इसको तो पहले ही हटा दो। कार्बन तो इसको देखना नहीं चाहता है मेटल को। 7 है, तो इसको भी चाहिए, तो ये है नन मेटल। और यह तो स्टेबल है बाबू, यह शादीशुदा है, अब इसमें से रिएक्शन तो हो नहीं सकता था, इसको भी हटा दो। तो बचा क्या? पी और आर। तो पी और आर कार्बन के साथ रिएक्शन करेगा, और रिएक्शन करेगा तो कैसा बॉन्ड बनाएगा? कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा। कैसा बॉन्ड बनाएगा? आपका कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। अभी मेरा होम ट्यूशन है, फिर रात में 9 बजे हम लोग मिलते हैं। और आज हम लोग करेंगे फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स, कुछ मैं ट्रिक्स दूंगा आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। देखो, एक चीज याद रखना, 10th के एग्जाम में मैथ और साइंस में क्वेश्चन छोड़ के आते हो तो तुमसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। अगर तुमको 20 का 20 एमसीक्यू समझ में ना आए तो सी ऑप्शन लगा कर आना, उससे तुमको 5 से 6 नंबर मिल जाएंगे। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेश्चन मत छोड़ना, क्वेश्चन को ही 2 बार 3 बार लिख देना सो मंजूर, लेकिन कोई क्वेश्चन छोड़ना मत। मैं यही बोल रहा हूँ, किसी भी क्वेश्चन को छोड़ने का प्रयास न करें, यह निगेटिव मार्किंग एग्जाम नहीं है। तो आज रात में 9 बजे हम लोग फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स करेंगे, फार्मूला करेंगे। और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप लोग से कि ये 4 दिन आप मेरे वीडियोज को आप देखो, मेरे वीडियोज को लाइव सेशन को ज्वाइन करो। अगर लगेगा कि नहीं सुधार हो सकता है, अगर लगेगा कि नहीं अगर मेरे मार्क्स बढ़ सकते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। अभी मेरा भी शुरुआत है, अभी पिछले मंथ से ही मैंने पढ़ाना शुरू किया है, इससे पहले मैं पढ़ता था। ठीक है, चलिए, धन्यवाद।